चलिए अभी हम लोग जो है वो सॉल्वेंसी रेशियोज देखेंगे आफ्टर लिक्विडिटी। द सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज सॉल्वेंसी रेशियोज। क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है ये आप लोगों को बताया गया था, पहले ही इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। सॉल्वेंसी रेशियोज इसका मतलब होता है ऋण शोधन क्षमता अनुपात। 11th क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था कि सॉल्वेंट क्या होता है और इनसॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने ऋणों का भुगतान पूरा कर सकता है, वो कैपेबल है अपने सभी समस्त ऋणों का, अपने ऑल द डेब्ट्स को चुकाने के लिए, उस व्यक्ति को सॉल्वेंट कहते हैं। और व्यक्ति का मतलब व्यक्ति ही नहीं होता है, संस्था भी हो सकती है। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा बिजनेस जिसके ऊपर जितना भी सारा डेब्ट का ऑब्लिगेशन होता है, जितना भी सारा कर्जा उसके ऊपर है, वो सभी कर्जों को, लॉन्ग टर्म वाले कर्जों को चुका सकता है। ठीक है, अपनी संपत्तियों से उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने सभी कर्जों को चुका सकता है। ऐसे व्यक्ति को सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एक होता है इनसॉल्वेंट, जो अपने समस्त ऋणों का, जो व्यक्ति, संस्था या संगठन या बिजनेस अपने समस्त ऋणों का भुगतान नहीं कर पाता है, उसकी सारी संपत्तियां कम पड़ जाती है, उसको हम लोग इनसॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट से सॉल्वेंसी का उत्पादन हुआ है। सॉल्वेंसी नाम जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है वो आपको सॉल्वेंट से हुआ है। सॉल्वेंट मतलब ऋण शोधन क्षमता, जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपने कर्ज का भुगतान कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस के पास आप सब जानते हैं, आपने बैलेंस शीट में देखा होगा कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों तरह का लायबिलिटी होता है ना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं, और एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जिसको हम लोग करेंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो भैया शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को चुकाने का जो कैपेबिलिटी होती है वो हम लिक्विडिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के नाम से। लिक्विड रेशियो का एक और नाम होता है क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, बहुत तरह का नाम होता है, उसका 2-3 नाम होता है। तो आप लोग थोड़ा सा उस पर कंसेस रहेंगे, एग्जाम में आपको पूछ देगा क्विक रेशियो क्या है, तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में। किसके बारे में? तो द रेशियोज विच आर कैलकुलेटेड फॉर नोइंग द लॉन्ग टर्म लोन रिपेमेंट कैपेबिलिटीज़। ठीक है, एक कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं, अब एक रेशियो नहीं होता है, कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि वो मतलब एक संस्था अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को किस हद तक पे कर सकती है। इस रेशियो से ये पता चल जाता है। जैसे डॉक्टर्स कैसे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये फलाना बीमारी है, पहले तो, अब तो बहुत सारा हज़ारों टेस्ट हो जाता है, पहले टेस्ट करते हैं। अब के डॉक्टर्स में वो सारी बातें नहीं है, या हो सकता है बीमारियां इतनी गंभीर हो गई हैं कि डॉक्टर्स रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो पहले नब्ज पकड़ करके बता दिया जाता था कि फलाने के पास कौन सी बीमारी है और क्या दिक्कत है इसको पकड़ के बता दिया जाता था कि लीवर ख़राब है। ठीक है, ऐसे ऐसे डॉक्टर और हकीम होते थे हमारे देश में। ठीक है, अब क्या है कि जाइए पहले पुर्जा लगाइए, या डॉक्टर साहब आपको देखेंगे, उसके बाद कहेंगे नंबर लगा दीजिए, ऐसे टेस्ट करा लीजिए 4 को 5 को। आई डोंट नो उसका क्या सिस्टम है, वो उनका अपना सिस्टम है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अब वो क्वालिटी या तो डॉक्टर्स में नहीं रही या फिर बीमारियाँ ज़्यादा गंभीर हो चुकी हैं। 2 ही बात होगा मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ तक नॉलेज की बात है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे अभी। सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण समता अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भैया? ऋण समता अनुपात। हमारे पास में ये 4 रेशियोज होते हैं जो हम सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आपका होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। पहला के रेशियो क्या है भैया? डेब्ट इक्विटी रेशियोज। दूसरा है आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियोज। इसमें क्या देखते हैं? डेब्ट इक्विटी में क्या देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है और हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स कितना है। इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। द रिलेशनशिप बिटवीन द डेब्ट्स एंड द इक्विटी ऑफ द कंपनी इज नोन एज डेब्ट इक्विटी रेशियो। कि भैया जैसे होता है ना कि कर्ज हमारे पास 1.5 लाख का है और लायबिलिटी और कैपिटल हमारा 2 लाख का है,
ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है आपका, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इसको हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का पहला रेशियो भी कहते हैं, इसलिए इसको सॉल्वेंसी रेशियो भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। कहीं पूछ देगा कि फाइंड आउट द सॉल्वेंसी रेशियो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉल्वेंसी खोजने लगेगा तो खोजते रह जाइएगा। दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसका क्या रिलेशन आपको लगता है? इसका क्या रिलेशन आपको लगता है? इसका रिलेशन किसके साथ है? टोटल एसेट का डेब्ट के साथ। मतलब मेरे पास अगर 50 लाख की संपत्ति है और मेरे पास कर्ज कितना है, 30 लाख का कर्ज है और 50 लाख की संपत्ति है, तो ठीक है, 20 लाख मेरा अपना लगा हुआ है उसमें। नहीं समझ रहे बात? समझे कि नहीं समझे? अगर 30 लाख का कर्ज है तो हमारे पास टोटल डेब्ट कितना हो गया? 30 लाख। और टोटल एसेट कितना हमारे पास? 50 लाख। तो 20 लाख मेरा अपना है ना भैया। इसको बोलते हैं टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। क्या बोलते हैं? रिपीट कीजिए फिर से। इसमें किससे रिलेशन देखा जाता है? टोटल एसेट का, इसका डेब्ट के साथ, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है स्वामित्व अनुपात। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस में कितने के शेयर होल्डर हैं। मान लीजिए मेरा बिजनेस में कैपिटल 1 करोड़ है और मेरा 10 लाख लगा हुआ है, तो बाकी तो 90% बाहर का है। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपके बिजनेस पे, जैसे हम लोग 11th क्लास में चैप्टर पढ़े थे, बहुत सारा चैप्टर था बिजनेस से रिलेटेड, उसमें 7-8 चैप्टर शुरुआती बिजनेस इंटरप्राइजेज से रिलेटेड ही हैं। तो उसमें दिखाया गया है, लिखा गया था सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। तो उसमें एक एस्पेक्ट आता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। जब हम करते हैं व्यवसाय का, जब हम चयन करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक एस्पेक्ट, बहुत सारा चीज़ देखते हैं, अब वो चैप्टर पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें एक पॉइंट आता है द कंट्रोल ओवर द बिजनेस। एक रेस्टोरेंट का ओनर बिजनेस करता है, बहुत अच्छा इंटीरियर बना के दिया है, बहुत अच्छा टेबल, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, पार्किंग, तार्किंग, गार्ड, सब कुछ, ऑल द जेस्चर्स एंड कर्टसीज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन उस रेस्टोरेंट का डिपेंडेंसी उसके शेफ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? शेफ अगर अच्छा खाना नहीं बनाएगा तो लोग वहाँ जाएंगे? तो वो डिपेंडेंट है। वो उतना इन्वेस्ट करने के बाद भी किस पे डिपेंडेंट है? अपने शेफ पे, अपने स्टाफ पे। तो बिजनेस कई बार लोग ऐसा करना चाहते हैं जिसमें वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम बिजनेस का यही है। क्योंकि आप इनडायरेक्टली एक सलून में आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिए, खूब अच्छा मेंस पार्लर या लेडीज़ पार्लर आपने खोल दिया, लेकिन आपको वहाँ पे आदमी जो चाहिए, हुनरबाज आदमी आपको चाहिए, तो हुनरबाज आदमी के बस के ऊपर डिपेंडेंट रहिएगा ना कि हाँ भैया हमारा जो स्टाफ है XYZ जो भी है, लेडीज़ जेंट्स जो भी है, उसके ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं वो होता है, तो उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। अभी प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या बात करते हैं कि ये देखते हैं कि हम कैपिटलिस्ट, हमारे बिजनेस में हमारा अपना कैपिटल कितना हिस्से का है। मैंने कहा ना कि मान लो कि हम 1 करोड़ रुपया हमारे बिजनेस का नेटवर्थ है, टोटल वर्थ ऑफ माई बिजनेस इज 1 करोड़, और 1 करोड़ में 10 लाख मेरा अपना है, यानी कि 90,000 बाहरी लोगों का है, ठीक है। और वो 90,000 अगर बाहरी लोगों का है, या हो सकता है कि 1 करोड़ मेरा बिजनेस में टोटल नेटवर्थ है जिसमें 90 लाख मेरा, 90,000 बोले 90 लाख मेरा है और 10 लाख बाहरी लोगों का है। तो वो ज़्यादा अच्छा स्टेटस है या 10 लाख हमारा और 90 लाख बाहरी लोगों का? तो हमारा तो बिजनेस पूरा कंट्रोल बाहर लोगों के पास में है, समझ रहे हैं ना? इसलिए ये होता है। 3 हो गया। चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये डेब्ट इक्विटी रेशियो में जैसे होता है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है, IC रेशियो इसको बोल सकते हैं आप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट का पेमेंट शेड्यूल और रीशेड्यूल कब होता है, क्या उसका मतलब पेमेंट का साइकिल है, उसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो ये 4 रेशियोज़ हमारे सामने हैं। हम इन चारों रेशियोज़ को आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, एक क्लास में तो नहीं हो पाएगा, आप लोग इसको 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे और मोटा मोटी 2 दिन लग ही जाएगा इसमें, चूँकि ये है टॉपिक। आप लोगों को लिक्विडिटी पढ़ने में 1-2 दिन लग गया था ना, तो लिक्विडिटी से ये
थोड़ा सा उसमें ज़्यादा है, उसमें 2 था, इसमें 4 है, और आगे प्रॉफिटेबिलिटी में 4-5 उसमें भी होगा और एक्टिविटी रेशियो में भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन बनाते हैं आगे एक। तो ये है हमारा 4 रेशियो, और चारों रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने में है। देखिएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय, बोलिए, तो शेयर होल्डर फंड्स किसको बोलते हैं? आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ाए थे तो उसमें टर्म था ना, बैलेंस शीट के अंदर आप जाएंगे साइड्स, और साइड्स के अंदर जाएंगे तो लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे उसमें शेयर होल्डर फंड सबसे ऊपर होता है हेड के रूप में, उसके नीचे होता है सब हेड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हो गया आपका, तो शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड नीचे रहेगा और लॉन्ग टर्म डेब्ट ऊपर रहेगा। और इसके अलावा आपको देखना है तो सीधा डेब्ट लिख सकते हैं, डेब्ट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड को क्या बोल सकते हैं आप? इक्विटी। इक्विटी में आप इसको डाल दीजिएगा तो डेब्ट बाई इक्विटी करेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पहला हो गया। दूसरा है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। मैंने पहले ही कहा कि इसमें रिलेशन जो होता है वो किस में होता है? टोटल एसेट का, टोटल एसेट का किसके साथ? लॉन्ग टर्म डेब्ट के साथ। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका हो जाएगा, टोटल एसेट जो भी है लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका नीचे में लिख रख दीजिएगा। तो टोटल एसेट आपका मान लीजिए कि 5 लाख रुपए का है और लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका 3 लाख रुपए का है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो, इसमें शेयर होल्डर फंड मान लीजिए जो भी है उसको ऊपर रख दीजिएगा, जो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड होगा वही यहाँ पे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा। टोटल एसेट मतलब करेंट एसेट प्लस क्या? टोटल एसेट जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ पर CA प्लस FA, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट दोनों साथ में आएगा। ठीक है, टोटल का मतलब ही होता है करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, सब को जोड़ करके आपको टोटल एसेट पुराना है और डिवाइड करेंगे उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से या लॉन्ग टर्म डेब्ट से, तो आपका निकल आएगा ये एसेट टू डेब्ट रेशियो। 2 को अभी हम लोग करेंगे मोटा मोटी, फिर बाकी का 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। सपोज करिए कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT और NPAT तो जानते हैं ना, बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट। मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया कमाए हैं, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, लेकिन अभी इसमें हम टैक्स 30% नहीं दिए हैं गवर्नमेंट को। कितना परसेंट? 30% टैक्स नहीं दिए हैं, तो हमारा 30,000 इसमें से जब टैक्स घट जाएगा, आप लोग इनकम स्टेटमेंट पढ़े हैं ना, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था ना, तो ये 30,000 रुपये इसमें हो गया। तो हमारा जो NPAT है, NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 70,000 हो जाएगा, और NPBT आपका हो जाएगा 1 लाख। समझ रहे हैं बात को? तो ये मोटा मोटी आपको ये अंतर समझना है दोनों में। ठीक है, चलिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, उसका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1 लाख रुपया और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट है 5,000 रुपया, तो 20 हो गया। कितना हो गया? 20:1, या इसको हम लोग इंटरेस्ट कवरेज में 20 टाइम्स से बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो ये चारों फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहते हैं तो। बेटा नेक्स्ट, चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला है, इसको आप लोग अभी देखेंगे जरा सा, पहले वाले पॉइंट को एक कम से कम आज कंप्लीट कर ले। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है ये बता दिया मैंने पहले ही। डेब्ट का रिलेशन देखा जाता है इक्विटी के साथ, कि हमारे पास टोटल संपत्तियां, टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है, बिजनेस का टोटल स्टेटस क्या है, और उसका किस रेशियो में, कितने अनुपात में डेब्ट होता है। ठीक है, उसको देख लेंगे। तो एक कोई क्वेश्चन आप लोग उठा लीजिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास में बैंक लोन 5 लाख रुपए का है। ठीक है, चलिए इसको 50 लाख कर देते हैं। ठीक है, 50 लाख का बैंक लोन है, डिवेंचर है 9%। डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म होता है, पता है ना। बैंक लोन ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, बैंक लोन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म है, LT लिख लीजिए। तो ये आपका डिवेंचर जो है वो 1 करोड़ का है। ठीक है, उसके बाद आपका बॉन्ड्स जो है वो भी 50 लाख का है।
ठीक है। अब जाता है कि सर ये तो हो गया, तो टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितना हो गया। अब इसे मान लीजिए कि करेंट लायबिलिटी होता है, ठीक है, तो उसको डालते क्या इसमें, कुछ भी होता उसको मतलब नहीं, उसको इग्नोर करके चलते। जैसे अभी हम लोग लिक्विड रेशियो निकाले हैं, लिक्विडिटी रेशियो निकाले हैं, तो उसमें करंट रेशियो निकाले हैं, तो हमको उसमें बॉन्ड से डिवेंचर से कोई मतलब था। तो जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो उससे भी हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आप आ जाइएगा, टोटल मिला के 2 CR निकल के आएगा। 2 करोड़ आएगा, 50 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ हो गया ना। चलिए अब आता है कि सर इसका शेयर होल्डर फंड, हमने शेयर होल्डर फंड निकाला तो उसमें शेयर कैपिटल था कुछ और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस था, दोनों को जोड़ दिया। तो मान लीजिए हमारे पास टोटल आ गया 3 करोड़, ठीक है। तो 3 करोड़ अगर हमारे पास में शेयर होल्डर फंड है और हमारा टोटल डेप्ट कितना है 2 करोड़, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी कि 2:3 क्या। और ये आइडियल जो डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है वो 1:2 होता है। आइडियल क्या होता है, करेंट रेशियो आइडियल क्या होता है, और लिक्विड रेशियो आइडियल क्या होता है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडियल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा पलटिए, बुक पलटिए, देखिए जहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में बताया हुआ है वहाँ देखिए पलट करके। तो आइडियल जो मैंने कहा आपको वो 1:1 कहलाएगा। ऐसे 1:1 से ज़्यादा जितना हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 1 आपका डेप्ट हो और इक्विटी 1 से जितना ज़्यादा आपके पास में हो जाए वो ज़्यादा अच्छा कहलाता है। 1:2 मान करके लोग चलते हैं, इसलिए क्योंकि अगर 1:1 आइडियल है तो 1:2 तो सुपर आइडियल हुआ नहीं। 1:1 मतलब हमारे पास जितना डेप्ट है कम से कम उतना इक्विटी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर इक्विटी है, डेप्ट अगर 50 लाख का है और इक्विटी हमारे पास 2 करोड़ का है, तो सिंपल सी बात है हमारा बिजनेस बहुत अच्छे स्टेटस में कहाँ पे है, ठीक है। अगर हमारे पास 50 लाख डेप्ट और 50 लाख ही इक्विटी है तो भी अच्छा माना जाता है। 1:2 हो, 1:1 हो, 1:1 से कम नहीं होना चाहिए। सपोज करिए हमारे पास 50 लाख का डेप्ट है, हमारे पास डेप्ट कितना है 50 लाख और लायबिलिटी हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितना है 40 लाख, तो ये बिजनेस क्या सही कहलाएगा, ये हो जाएगा 1:0.8 1:0.8, क्योंकि आपका 50 लाख से 50 लाख होता तो 1:1 होता, लेकिन 1:1 भी ये नहीं है, उससे कम है। मेरी बात समझ में आ रही है, लॉक कर दिया जाए। तो इस चीज़ को समझिएगा, इस तरह से क्वेश्चंस बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा जो रेशियो है इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए आप जैसे ही बनाए क्वेश्चन कहेगा ना डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालिए, छोटा क्वेश्चन अगर आपको देता है तो वो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में देगा, तो 1 से 2 पूछेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े सेगमेंट में चाहिए, बड़े वेटेज में चाहिए, तो आपको 6 नंबर या 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर आपको एक रेशियो निकालने के लिए नहीं बोलेगा, पूरा एक बैलेंस शीट दे देगा और उससे बोलेगा कि इस बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करके आपको फलाना फलाना रेशियो बताइए। ऑब्जेक्टिव दे देगा कि इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो ये है, ऑप्शन में रहेगा 4-5, आपको वहाँ कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो गया कि हमसे ना करवा के वो खुद कर रहा है और आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपका पहला हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, जब हमको ये बनाने बोलेगा तो हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है और शेयर होल्डर फंड कितना है, ये 2 चीज़ मिल जाएगा, ऊपर नीचे रखेंगे, उसको काटेंगे, बात खत्म है ना, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या है रेशियो, दूसरा रेशियो क्या था, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। भैया दूसरा रेशियो ये है, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, ठीक है। इसमें आप आएंगे तो आपको ऊपर में हो जाएगा टोटल एसेट, फॉर्मूला में क्या डालेंगे, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेप्ट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है यहाँ पे, बोलिए। एक क्वेश्चन इस पे बनाने का कोशिश करें हम लोग। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। एक क्वेश्चन है, इसमें शेयर होल्डर फंड है 2 लाख, करेंट लायबिलिटी है 4.5 लाख और टोटल डेप्ट है आपका 4,50,000। टोटल डेप्ट आपको देखिए क्वेश्चन में कह रहा है
कि शेयर होल्डर फंड 2 लाख है। कितना है बोलिए? टोटल लायबिलिटी कितना है? 4,50,000। इसमें करंट लायबिलिटी कितना है बच्चों? यहां देखिए गौर से, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अब देखिए जरा सा एक चीज, आपके पास में टोटल लायबिलिटी कितना हो जाएगा? फिर 4 लाख। टोटल लायबिलिटी कितना हो जाएगा रोशन? 4 लाख। 4 लाख टोटल लायबिलिटी हो जाएगा। टोटल लायबिलिटी 4.5 लाख दिया हुआ और करंट लायबिलिटी अलग से लिख दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये करंट लायबिलिटी इसमें शामिल है, तब ना टोटल हुआ है। तो आपको तो टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से मतलब है ना। तो 4.5 लाख में तो जब 50,000 घटा दीजिएगा तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या डेप्ट कितना निकल के आएगा आपका? अरे बोलिए 4 लाख। तो डेप्ट को आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो भी है आपका, ये डेप्ट कितना हो गया? 4 लाख। अब एक बात बताइए, शेयर होल्डर फंड कितना है? बोलिए। और ये टोटल एसेट की बात कर रहा है ना। तो अगर आप बैलेंस शीट खींचते हैं तो बैलेंस शीट में ऊपर शेयर होल्डर फंड होता है और नीचे टोटल लायबिलिटी होता है। तो टोटल लायबिलिटी में क्या क्या रहता है? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों रहता है। तो 2 लाख प्लस 4.5 लाख, तो 6.5 लाख अगर आपको लायबिलिटी साइड का आ रहा है तो 6.5 लाख आपका एसेट साइड का भी होगा, तभी ना बैलेंस शीट इक्वल होगा। सब चीज़ आपको क्लियर करके नहीं देगा, कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो 6.5 लाख आपका इधर भी हो गया, 6.5 लाख आपका इधर भी हो गया। समझ रहे हैं बात? तो अब आपका टोटल एसेट जो कि नहीं दिया हुआ है वो कितना निकाल लिए आप? 6.5 लाख। तो आप 6.5 लाख को ऊपर रखिए और 4 लाख को नीचे रखिए, बन जाएगा। नहीं समझ आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बता दो। देखिए आपके पास में टोटल लायबिलिटी कितना है? शेयर होल्डर फंड कितना है? 2 लाख। टोटल लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर फंड कितना? तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 6.5 लाख। और 6.5 लाख रुपया आपका लायबिलिटी साइड का सम है। तो दुनिया का कोई ऐसा बैलेंस शीट है जो इक्वल नहीं होगा? तब तो बैलेंस शीट ही नहीं हुआ जब इक्वल नहीं हुआ। तो इक्वल है तो लायबिलिटी अगर 6.5 लाख तो एसेट वो 6.5 लाख होगा ही होगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो अगर टोटल एसेट हमारा टोटल लायबिलिटी हमारा 6.5 लाख है तो टोटल एसेट भी कितना होगा? अरे बोलिए। तो टोटल एसेट 6.5 लाख निकालिए और उसके जस्ट नीचे रख दिए कितना? 4 लाख। कितना रख दिए? क्योंकि हमको किससे मतलब है नीचे में? टोटल डेप्ट से। टोटल डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या? तो इसमें से घटा दीजिए, आराम से निकाल दीजिए, आ जाएगा। करिए। आज कोशिश कीजिएगा मॉडल पेपर से और बुक से जहां तक हो सके एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिएगा। पीवाईक्यू हो गया, उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मॉडल पेपर का क्वेश्चंस को भी देखिएगा और बुक जो है उसका साइड बुक भी हो सकता है और टेक्स्ट बुक भी हो सकता है। इतने जगह से अब आपको मैं कहूँ, देखो बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आज आपने 2 रेशियो पढ़ा, फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में आप लोगों ने 2 रेशियो पढ़ लिया। अब आप पूरा दिन जा करके इन 2 रेशियो से क्वेश्चन खोजिए, किसी भी मॉडल पेपर से आप निकालिए। अब आपका एग्जाम का टाइम आ रहा है तो आपको मॉडल पेपर देखना होगा, किसी भी मॉडल पेपर से निकालिए, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल लीजिए। लास्ट 5 साल पुराना किताब है उसका भी अगर आपको मिल जा रहा है उसका भी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी से देख लीजिए। और टेक्स्ट बुक जो आपके पास में प्रिफर्ड है, जो मेरे द्वारा या आपके कहीं से भी आप जो प्रेफरेबल बुक आप यूज़ कर रहे हैं वो देख लीजिए। इन सभी से आप मिला करके अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही बना लेते हैं तो 10-12 क्वेश्चन हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है। 2 से 4 क्वेश्चन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको बना लेना है, बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर 2-4 क्वेश्चन मन करे तो रात में पढ़ लीजिए और सुबह आने से पहले 1 आध क्वेश्चन देख लीजिए और आइए फिर नया चीज़ सीख कर जाइए, फिर उस पर काम कीजिए और देखिए कैसे आपको याद रहता है। अब ये जो समय आ गया है, अब आपके पास वक्त नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा अब आप कॉन्शियस हो जाइए, बाकी सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए थोड़े दिन के लिए। एग्ज़ाम को देख लीजिए, फेस कर लीजिए अच्छे से, मज़ा लेकर के अपने पढ़ाई को जारी रखिए और थ्योरी को रिमाइंड करते चलिए और प्रैक्टिकल को मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है।
और आगे का पीछे का जो आपका छूटा हुआ है वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप छूटा नहीं हुआ है, पढ़ाए हुए हैं, उसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे ये चैप्टर सब खत्म होने के बाद, ठीक है। इसके बाद हमारा सिर्फ एक कैश फ्लो बच जा रहा है, उसको हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग पीछे से रिवीजन शुरू करेंगे। सारे चैप्टर्स आपके लास्ट अभी 2 चैप्टर्स जो आपने पढ़े हैं, कॉमन साइज और कंपैरेटिव, कितना आसान था वो चैप्टर्स, उसमें एक ट्रेंड एनालिसिस भी था, तो वो सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आज का जो काम है वो है रिलेटेड जितने भी सारे मैंने दो फार्मूला बताए हैं, 2 आज रेशियो बताया है, इनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसको आपको बनाना है, ठीक है। फिर हम पूछेंगे नहीं कि हाँ ये कहाँ से आया, ये कहाँ से नहीं हुआ। बोर्ड क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है उसको भी बनाएंगे, बुक के पीछे में दिया रहता है।